हाय श्रेयांग वांग फैमिली, वेलकम बैक। स्लो पॉइजन ऑफ लव का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गुसू की खूबसूरत वादियों में बर्फ से पूरी तरीके से कवर एक कॉटेज। उस कॉटेज के बेड पर एक हैंडसम अल्फा लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। 1 महीना बीत चुका था पर विंग को अभी तक होश नहीं आया था। वॉर की वजह से, चेंचिंग डिस्ट्रॉय करने की वजह से और लैशेस की वजह से विंग बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। ऊपर से उसकी गोल्डन कोर सील थी, जिस वजह से विंग की स्पिरिचुअल एनर्जी उसे हील करने में कोई भी वर्क नहीं कर रही थी। और यही कारण था कि विंग 1 महीना हो चुका था पर अभी भी अनकॉन्शियस ही था। उस दिन जब विंग अनकॉन्शियस हो गया तो जियांग चैंग उसे या तो जियांग क्लैन में या तो वे क्लैन में लेके जाना चाहता था, पर इस बात के लिए वांग जी ने रिफ्यूज कर दिया था। पहले तो वांग जी की बात कोई भी मान नहीं रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी और विंग का कोई भी कनेक्शन नहीं था। ऊपर से वांग जी ने एक वक्त में विंग को बहुत ज्यादा हर्ट भी किया था, उसे गुसू में लाके कैद भी किया था। इसीलिए हर कोई वांग जी की बात को रिफ्यूज कर रहा था। पर वांग जी, लैन सिचैन, लैन कुरैन, हुसैन, लैनी, लैन चिंगेजुन, इन सब ने इस बार सारे क्लैंस को अश्योर किया था कि वो विंग को अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे, क्योंकि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में गुसू ही एक ऐसा क्लैन था जो मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा आगे था। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में गुसू के हीलर्स बहुत ज्यादा अच्छे थे। ऊपर से गुसू के पास कोल्ड पॉन्ड था जिसमें मेडिकल हर्ब्स थे। पूरे गुसू क्लैन के पास जितनी मेडिकल की इंफॉर्मेशन थी उतनी इंफॉर्मेशन किसी भी अदर क्लैन में नहीं थी। इसीलिए गुसू ने जब बहुत ज़्यादा कन्विंस किया तब जाकर कहीं जियांग फैंगमियान मान गए थे। और जियांग फैंगमियान ने ही जियांग चैंग को मनाया था, क्योंकि जियांग चैंग विंग को गुसू में भेजने के लिए मना कर रहा था। पर विंग की कंडीशन बहुत ज़्यादा ही वर्स्ट हो चुकी थी। ऊपर से गोल्डन कोर सील होने की वजह से विंग का इलाज अच्छे से होना बहुत ज़रूरी था, वरना विंग की मौत भी हो सकती थी। और ये बात जियांग फैंगमियान समझ चुके थे और मैडम यू भी। और उन्हीं दोनों ने बाद में जियांग चैंग और यानली को मनाया था, क्योंकि यानली भी मान नहीं रही थी विंग को गुसू भेजने के लिए। पर जब उन दोनों ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया और जियांग चैंग और यानली को एक लॉजिकल रीज़न दिया, तब जियांग चैंग और यानली भी मान गए। पर जियांग चैंग ने विंग को अकेले नहीं भेजा था, उसने जियांग क्लैन के और वे क्लैन के भी बहुत सारे डिसिपल्स को विंग के साथ भेजा था। ऊपर से अब गुसू में जियांग चैंग, जियांग फैंगमियान, मैडम यू, यहाँ तक कि किसी भी क्लैन का कोई भी लीडर कभी भी आके विंग को देख सकता था और गुसू कभी भी उन लोगों को रोक नहीं सकता था। इस बार भले ही विंग गुसू में था पर विंग पूरी तरीके से सेफ था, क्योंकि जियांग चैंग ने और बाकी क्लैन लीडर्स ने भी विंग के सेफ्टी के लिए अपने अपने डिसिपल्स भेजे थे गुसू में। और वो डिसिपल्स हमेशा ही विंग के कॉटेज के आसपास ही रहते थे, या यूं कहा जाए वो जिंगशी के आसपास रहते थे, जो वांग जी का घर था। एक्चुअली वांग जी ने विंग को कहीं भी और ले जाने से मना कर दिया था। वो गुसू में जब विंग को लाया तब वांग जी ने सीधा विंग को अपने कॉटेज मतलब जिंगशी में ही लेके गया था, और वही विंग का इलाज चल रहा था। जिस जिंगशी में किसी को भी आना अलाउड नहीं था, उस जिंगशी के आसपास अब हमेशा से ही बहुत सारे क्लैंस के कल्टीवेटर्स रहते थे, ताकि वो विंग को प्रोटेक्ट कर सके। और वांग जी को इन सब चीज़ों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसे तो बस अपने विंग को अपने पास रखना था और विंग को फिर से ठीक करना था। इसीलिए उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जो जिंगशी और उसका एरिया हमेशा से शांत था, अब उस जिंगशी में और उसके एरिया में बहुत ज़्यादा हलचल और डिस्टर्बेंस था। पर इससे वांग जी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि वांग जी ने विंग को अपने रूम में अपने ही बेड पे सुलाया था, और वांग जी खुद विंग की केयर करने के लिए विंग के ही रूम में सोता था। बस फर्क इतना था कि विंग जहाँ वांग जी के
सॉफ्ट बेड पर सोता था, वही वांग जी नीचे फ्लोर पर सोता था। वांग जी खुद विंग की इस 1 महीने में बहुत अच्छी तरीके से टेक केयर कर रहा था। उसने विंग के लिए बहुत सारी मेडिकल्स की बुक पढ़ डाली थी। वो हर एक छोटी से छोटी नॉलेज कलेक्ट कर रहा था जिससे वो विंग को फिर से ठीक कर पाए, उसे होश में ला पाए। वांग जी अपने दिल की फीलिंग्स समझ चुका था। वो जान चुका था कि वो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अब जब विंग उसके सामने है तो वो विंग को बिल्कुल भी नहीं खो सकता। इसीलिए उसने विंग की पूरी जिम्मेदारी लेके रखी थी। वांग जी ही विंग को पूरी तरीके से ठीक रखता था, वही उसकी पूरी केयर करता था। वांग जी 24 घंटे विंग के पास ही रहता था और वही विंग के सारे वर्क भी करता था, जैसे विंग को स्पंज बाथ देना, उसे खाना खिलाना, उसके वॉर्म्स को ट्रीट करना, उस पर बैंडेज चेंज करना, ये सारे डेली रूटीन वांग जी ही करता था। विंग तो अनकॉन्शियस था, इसीलिए वो फूड नहीं खा सकता था, पर फिर भी वांग जी विंग को लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज़ें थी वो धीरे धीरे करके पिलाता था और उसे बाद में मेडिसिन भी देता था। इन सब चीज़ों में वांग जी को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी क्योंकि ऑब्वियसली वो कितना भी किया तो एक ओमेगा था और विंग एक स्ट्रॉन्ग अल्फा था जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा मस्क्यूलर थी। उसका वेट भी बहुत ज़्यादा था, मतलब वांग जी के लिए तो वो बहुत ज़्यादा था। इसीलिए वांग जी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती थी विंग के रोप्स को चेंज करने में, उसे बाथ देने में, उसकी बॉडी को क्लीन करने में। पर ये सारे काम वांग जी ही करता था क्योंकि वांग जी ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि विंग के आसपास कोई और आए। यहाँ तक कि वांग जी हीलर्स को भी विंग को आसानी से हाथ नहीं लगाने देता था। इन 1 महीनों में वांग जी बिल्कुल भी जिंगशी से बाहर नहीं आया था। वो हमेशा सिर्फ विंग के ही आसपास रहता था, जिसे देखकर बहुत सारे लोग शॉक भी थे। यहाँ तक कि विंग से जब जियांग चैंग, यान ली या कोई और भी मिलने आता था तब भी वो कभी भी वांग जी उन लोगों को अकेला नहीं छोड़ता था। यहाँ तक कि जियांग चैंग ने वांग जी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी किया था, पर फिर भी वांग जी विंग के रूम से कभी भी बाहर नहीं जाता था। वो इन 1 महीने में हर किसी की हर एक बात मानता था। जियांग चैंग उसे बहुत ज़्यादा टॉन्ट करता था, पर फिर भी वो कभी भी जियांग चैंग को भी पलट के आंसर नहीं करता था, बस विंग की केयर करता रहता था और हमेशा विंग को प्रोटेक्ट भी करता था। वांग जी के गुस्से का पारा तब सबसे ज़्यादा बढ़ जाता था जब मेंग्याओ विंग को विजिट करने आता था। वांग जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि मेंग्याओ विंग के पास आए, क्योंकि कहीं ना कहीं वांग जी जानता था कि जियांग चैंग मेंग्याओ और विंग की शादी करवाना चाहता था, जिसमें जियांग फैंगमियान और मैडम यू भी मान चुके थे। वांग जी को ये डर था कि अगर विंग होश में आ गया और उसने भी मेंग्याओ को चुन लिया तो उसका क्या होगा। वो तो अपने विंग के बिना एक पल भी नहीं जी सकता, और खासकर अब जब विंग के साथ वो इतने दिनों से है। भले ही विंग उससे बात नहीं करता, उसके लिए कोई भी रिएक्शन नहीं देता, पर वांग जी वो तो विंग के लिए फील करता है, हमेशा से ही उससे बातें करता है। भले ही विंग अनकॉन्शियस है, पर वांग जी हमेशा उसे कुछ ना कुछ बताता रहता है, उससे बहुत सारी बातें करता है। विंग को वांग जी ने बहुत सी बार उसके अनकॉन्शियस स्टेट में ही प्रपोज तक किया है। वांग जी हमेशा से ही विंग को अपने प्यार का एहसास दिलाने में भी कमी नहीं छोड़ता, ये जानते हुए भी कि विंग अभी भी वांग जी को फील कर ही नहीं सकता। वो वांग जी की कोई भी बात को रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, या शायद विंग वांग जी की कोई भी बात सुनता भी नहीं, पर फिर भी वांग जी विंग को सब कुछ बताता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब 1 महीना कंप्लीट हो चुका है और फिर भी विंग भले ही प्रोग्रेस कर रहा है, पर वो अभी भी होश में नहीं आया, जिस बात से वांग जी बहुत ज़्यादा कभी कभी डिसअपॉइंट भी हो जाता है कि गुसू की मेडिकल स्किल इतनी ज़्यादा अच्छी है, पर फिर भी वो विंग के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। वो विंग को जल्द से जल्द होश में लाना चाहता है ताकि वो भी विंग को अपने प्यार का एहसास दिलाकर अपने विंग के साथ, या यूँ कहा जाए अपने अल्फा के साथ रह सके। हाँ, वांग जी विंग को अपना अल्फा पूरी तरीके से मान चुका है और आज वांग जी फिर से विंग से ऐसे ही बातें कर रहा था।
वो आज भी विंग को उसका अल्फा कहकर पुकार रहा था। अब ये वांग जी की हैबिट हो चुकी है। वो विंग को विंग ना कहकर अल्फा कहता है, जिससे वांग जी को बहुत खुशी मिलती है। वांग जी जब भी विंग को अपना अल्फा कहता है उसे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो विंग को अब अपना अल्फा ही कहता है। ऐसे ही वांग जी विंग से बातें कर रहा था। शाम का टाइम था और वांग जी ने थोड़ी देर पहले ही विंग को उसका फूड खिला दिया था, जो भी लिक्विड फॉर्म में था वो सब। उसने विंग को क्लीन भी कर दिया था और अब वो विंग की बैंडेज को चेंज कर रहा था और उससे बातें भी कर रहा था। जब वांग जी का विंग की बैंडेज चेंज करना हो जाता है तब वो विंग को ठीक से लेटा देता है और उसे ठीक से कंबल से टक करके पास ही जमीन पर बैठ जाता है। वांग जी के हाथ में विंग का हाथ था और वांग जी विंग के फेस की तरफ ही देख रहा था। ये वांग जी की आदत है, हमेशा से ही सोने से पहले विंग के फेस को बस देखता रहता है, जिसमें वांग जी को घंटों बीत जाते हैं फिर भी उसका दिल नहीं भरता। विंग का फेस अभी थोड़ा पेल हो चुका है, पर फिर भी वांग जी के लिए वो ऑलवेज हैंडसम ही है और वो हमेशा से विंग की तारीफ भी करता है। वैसे ही वो आज भी विंग की आंखों को, उसकी नोज को, उसकी आईलैशेस को, उसके लिप्स को छूकर विंग को बता रहा था कि वो कितना हैंडसम है। ऐसे करते करते कब वांग जी को वही नींद आ जाती है और वो सो जाता है। वांग जी का हेड विंग के फेस के पास था। रात के करीबन 2 से 3 बजे थे, मतलब मिडनाइट थी। जिंगशी पूरी अंधेरे में डूब चुकी थी क्योंकि सारी कैंडल्स बंद थी। जिंगशी में रोशनी के लिए बस एक ही सोर्स बचा था, वो था विंडो से आती सनलाइट, जिसकी वजह से जिंगशी थोड़ा जगमगा रही थी। कुछ देर बाद ही जिंगशी में थोड़ी हलचल होने लगती है क्योंकि बेड पे पड़ा अल्फा अपने हाथों को मूव करने की कोशिश कर रहा था। विंग धीरे धीरे अपनी होश में आ रहा था, उसकी आंखें भी मूव हो रही थी और विंग अपने आंखों को खोलने की कोशिश कर रहा था। करीबन 5-10 मिनट के बहुत स्ट्रगल के बाद विंग फाइनली अपनी आंखों को ओपन करता है और जैसे ही विंग अपनी आंखों को खोलता है वो अपने सामने एक ब्यूटीफुल फेस की आंखों को देखता है जो अभी भी बंद थी। एक्चुअली विंग और वांग जी का फेस बहुत करीब था और जैसे ही विंग ने अपनी आईज खोली वैसे ही उसके सामने वांग जी की वो ब्यूटीफुल आईज और सोता हुआ वो प्रीटी चेहरा आ गया। विंग को कुछ पल तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, या यूँ कहा जाए वो उस प्रीटी फेस में टोटली खो चुका था। पर धीरे धीरे विंग अपने सेंस में आने लगता है, उसे सब कुछ याद आने लगता है। वो अपनी बॉडी को मूव करने की कोशिश करने लगता है और क्योंकि वांग जी के हाथ विंग के हाथ पर था तो जैसे ही विंग अपने हाथों को मूव करने की कोशिश करता है वांग जी को यह एहसास हो जाता है और वांग जी अपनी आईज को ओपन करता है और जैसे ही वांग जी भी अपनी आईज को ओपन करता है तुरंत ही उसकी आंखें भी विंग की आंखों से जाकर मिलती है। वांग जी अभी नींद में था, इसीलिए वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता और जस्ट विंग की तरफ देखने लगता है। पर कुछ ही सेकंड बाद जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि विंग ने अपनी आंखें खोल दी है, वो तुरंत ही विंग से थोड़ा दूर होता है और अपनी हड़बड़ाती वॉइस में कहता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें सच में होश आ गया? क्या तुम ठीक फील कर रहे हो? बोलो, कुछ बोलो। विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी की आंखों में वो डेस्परेशन या यूं कहा जाए वो खुशी देखकर विंग के चेहरे पर भी एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, जिसे इस बार वांग जी ने भी नोटिस कर लिया था। वांग जी के चेहरे पर भी स्माइल थी। वांग जी विंग की तरफ उसी स्माइल के साथ देखता है और कहता है, बताओ ना, क्या तुम्हें ठीक फील हो रहा है? क्या कहीं दर्द हो रहा है? वांग जी विंग को बहुत हैप्पी वॉइस में ये सब पूछ रहा था, पर विंग वांग जी को देखता है और जस्ट अपना हेड ना में शेक करता है। विंग ने अभी भी अपने मुंह से एक वर्ड तक बाहर नहीं निकाला था। वांग जी विंग को अपना सपोर्ट देता है क्योंकि विंग थोड़ा उठ के बैठने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वांग जी भी विंग को उठ के बैठने में हेल्प करता है और
वो तुरंत ही विंग के पास ही बैठ जाता है, उसके हाथों को टाइटली पकड़ता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो? बोलो, कुछ बोलने की कोशिश करो। विंग अपने मुंह को खोलता है और जस्ट अपने माउथ से वो पहला वर्ड बाहर निकालता है, मैं कहा हूँ। क्योंकि विंग के लिए ये प्लेस अनजान थी। वांगजी विंग से कहता है, ये जिंगशी है, मेरा कॉटेज। जैसे ही विंग ये सुनता है, उसका फेस कहीं ना कहीं उतर जाता है, क्योंकि वो अभी भी वांगजी के धोखे को भूला नहीं था। विंग वांगजी से अपनी कोल्ड ट्यून में पूछता है, और मैं या क्या कर रहा हूँ? वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, वो एक्चुअली तुम अनकॉन्शियस हो गए थे उस दिन, और इसीलिए तुम्हें गूसू लाया गया ताकि तुम्हारा ट्रीटमेंट हो चुके। तुम पिछले 1 महीने से अनकॉन्शियस थे और तुम आज जाकर जागे हो। विंग नोट करता है और तुरंत बेड से उठने की कोशिश करने लगता है। तब वांगजी विंग की तरफ अपनी कंसर्न आइज से देखता है और कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? प्लीज ऐसे हिलो मत, तुम्हारे घाव अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, ऐसे तो तुम फिर से खुद को इंजर्ड कर लोगे। प्लीज अभी बैठो यहाँ, मैं हीलर्स को बुला के लाता हूँ। इतना बोलकर वांगजी वहां से जाने के लिए पलटा ही था, तभी उसे विंग की रूड वॉइस सुनाई देती है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ और मैं तुरंत ही यहाँ से निकल रहा हूँ। इतना बोलकर विंग अपने पैरों को जमीन पर रखता है, पर वो अभी भी बेड पर बैठा हुआ था। जैसे ही वांगजी ये सुनता है, वो तुरंत विंग की तरफ देखता है और उसे कहता है, तुम जाना चाहते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा ना, तुम अभी भी इंजर्ड हो, ऊपर से तुम अभी होश में आए हो, तुम बहुत वीक हो। ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम आज अभी तो मत जाओ, तुम जब पूरी तरीके से ठीक हो जाओ तो चले जाना। अभी भी तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तुम रुको ना, मैं हीलर को बुला के लाता हूँ। इतना बोलकर वांगजी फिर से रूम के बाहर कदम रखने ही जाता है, तभी विंग अपनी रूड वॉइस में कहता है, मैंने कहा मैं अभी के अभी अपने क्लैन लौटना चाहता हूँ, मैं गुसू में नहीं रह सकता, खासकर तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं। इतना बोलकर विंग खुद को खड़ा करने की कोशिश करता है, पर वो लड़खड़ा जाता है और फिर से बेड पर ही गिर जाता है। वांगजी तुरंत विंग की तरफ भागते हुए आने ही वाला था, तभी विंग अपने हाथ से ही उसे स्टॉप का इशारा करके वही जगह पर रोक देता है और वांगजी की तरफ एक स्माइल के साथ देखते हुए कहता है, तुमने इतने दिन मेरा ख्याल रखा और मुझ पे जो एहसान किया है उसके लिए शुक्रिया। मैं अगर जिंदगी में कभी मौका मिला तो ज़रूर तुम गुसू क्लैन वालों का एहसान उतार दूंगा, पर अब जब मैं होश में आ चुका हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ तो मैं यहाँ और नहीं रह सकता। इतना बोलकर विंग फिर से उठने की कोशिश करता है और इस बार वो सक्सेसफुली अपने पैरों पर खड़ा हो भी जाता है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मैं निकल रहा हूँ। इतना बोलकर विंग खुद उस रूम के गेट की तरफ जाने लगता है। वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, अल्फा मेरी बात तो सुनो। पर जैसे ही वांगजी के मुंह से विंग ने अपने लिए अल्फा सुना, वो अपनी ही जगह रुक गया। उसने पीछे मुड़कर वांगजी को देखा, जो अभी भी विंग का हाथ पकड़े वही रुका हुआ था। विंग ने वांगजी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, तुमने क्या कहा मुझे? अल्फा? कौन अल्फा? किसका अल्फा? अब वांगजी ने विंग के सामने अपना हेड डाउन करते हुए कहा, देखो मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी हूँ अपनी उन सारी करतूतों के लिए, पर प्लीज़ अभी हम इस बारे में बात नहीं करते। तुम अभी भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो, प्लीज़ मेरी बात मानो और थोड़ी देर यहाँ रेस्ट कर लो। बाद में अगर तुम चाहो तो चले जाना, प्लीज़ मेरी बात मान लो। तब विंग तुरंत ही वांगजी के हाथों से अपना हाथ खींच लेता है और अपनी रूड वॉइस में फिर से वांगजी से कहता है, मैंने कहा मैं गुसू क्लैन का एक और एहसान नहीं लूँगा। इतने दिन मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया, पर अब जब मुझे होश आया है मैं यहाँ एक पल और नहीं रह सकता। इतना बोलकर
विंग जाने के लिए मुड़ जाता है और बिना वांग जी की बात माने वो सीधा उस रूम से बाहर चला जाता है। बाहर ऑलरेडी जियांग क्लैन और नी क्लैन के डिसिपल्स थे। जैसे ही वो सारे डिसिपल्स विंग को होश में देखते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और विंग के पास आते हैं। विंग जियांग क्लैन के डिसिपल्स की तरफ देखता है और कहता है मुझे वे क्लैन जाना है, वो भी तुरंत। वो सारे डिसिपल पहले तो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं पर फिर भी वी वुशियान वे क्लैन का सेक्ट लीडर था, इसीलिए उसकी बात को कोई भी नकार नहीं सकता था। इसीलिए वो डिसिपल जस्ट अपना हेड नोट करते हैं और एक डिसिपल सामने आते हुए कहता है ठीक है ये लिंग पेट्रियार्क, हम सुबह इंतजाम कर लेंगे। तब विंग अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है मैंने कहा मैं अभी के अभी गुसू छोड़ के जाना चाहता हूँ, मुझे वे क्लैन जाना है, वो भी अभी के अभी, मुझे एक और पल भी गुसू में नहीं रहना। वो डिसिपल थोड़ा शॉक हो जाते हैं पर फिर भी वो अपने क्लैन लीडर की किसी भी बात को नहीं नकार सकते थे, इसीलिए वो तुरंत अपना हेड नोट करते हैं। उन सारे डिसिपल्स के पास तो अपनी अपनी सॉर्ड थी, वो फ्लाई करके जा सकते थे पर विंग उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी सील थी, इसीलिए वो तो फ्लाई नहीं कर सकता था। इसीलिए वो सब अपने अपने हॉर्सेस का इंतजाम करते हैं जो ऑलरेडी ही वो अपने साथ लाए थे। उसमें से कुछ डिसिपल्स जियांग चैंग को भी मैसेज सेंड कर देते हैं और बाकी क्लैंस में भी मैसेज सेंड किया जाता है कि वी वुशियान होश में आ चुका है। उन सारे डिसिपल्स को यही ऑर्डर था कि वी वुशियान जब भी होश में आए सारे क्लैंस को और उनके क्लैन लीडर को पहले ही मैसेज कर दिया जाए और वो अपने सारे ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं और विंग को भी एक ब्लैक हॉर्स देते हैं। विंग वांग जी की बिना किसी बात को माने तुरंत हॉर्स पर बैठ जाता है। वांग जी अभी भी विंग को मिन्नतें कर रहा था कि वो रुक जाए, वो अभी ना जाए, वांग जी खुद उसे छोड़ के आएगा। पर विंग वो किसी की भी बात नहीं मान रहा था। वो तुरंत ही गुसू के बाहर जाने के रास्ते पर निकल जाता है। वांग जी बहुत कोशिश करता है, वो विंग के पीछे भी भागता है, विंग को लगातार आवाज देता है पर विंग इस बार कोई भी बात मानने के लिए रेडी ही नहीं था। विंग को खुद को भी बहुत पेन हो रहा था। ऑब्वियसली वो अभी अभी होश में आया था और अभी भी वो बहुत वीक था, उसने कुछ खाया नहीं था इतने दिनों से, मतलब कोई प्रॉपर मील नहीं लिया था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था। पर उसे अभी और गुस्सू का एहसान नहीं चाहिए था, इसीलिए वो तुरंत ही सारे डिसिपल्स को लेकर गुस्सू से बाहर निकल जाता है और वांग जी बस विंग को रोकने की कोशिश ही कर रहा था। वांग जी रुक जाता है कि विंग के हॉर्सेस और बहुत ज़्यादा आगे जा चुके थे, इसीलिए वांग जी अपने सारे क्लैंस को मतलब लैन सिचैन और अपने क्लैन को मैसेज सेंड करता है कि विंग होश में आ चुका है और वो गुस्सू से निकल भी चुका है। तुरंत लैन सिचैन, लैन कुरैन, लैन ई, लैन चिंगेजुन, हुसैन सब ही वहां आ जाते हैं पर तब तक विंग गुस्सू से बाहर निकल चुका था। वांग जी बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुका था, इनफैक्ट उसकी आंखों में आंसू तक आ चुके थे क्योंकि विंग की आंखों में आज उसने पहली बार अपने लिए नफरत देखी थी और उस नफरत को महसूस करके वांग जी बहुत ज़्यादा टूट रहा था। बाकी सब भी वांग जी की यह हालत देख सकते थे पर फिर भी कोई कर ही कह सकता है। वही दूसरी तरफ विंग और सारे डिसिपल्स गुस्सू से बाहर निकल चुके थे और जैसे ही ये बात जियांग चैंग को पता चलती है कि विंग होश में आ चुका है, वो तुरंत ही अपनी सॉर्ड लेता है और गुस्सू की तरफ फ्लाई करने लगता है। जियांग चैंग के डिसिपल्स ने उसे ये भी बता दिया था कि विंग हॉर्स लेकर निकल चुका है, इसीलिए जियांग चैंग विंग को ढूंढते हुए ही आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसे विंग के हॉर्सेस नजर आने लगते हैं। जियांग चैंग तुरंत अपनी सॉर्ड से नीचे उतरता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग बहुत ज्यादा पेल हो चुका था। जियांग चैंग जैसे ही विंग को देखता है वो तुरंत विंग की सामने जाकर खड़ा हो जाता है। विंग भी अपने हॉर्स को रोकता है और वो भी अपने हॉर्स से नीचे उतरता है। विंग को चलने में तक तकलीफ हो रही थी, वो लड़खड़ा रहा था और जैसे ही वो गिरने को था तुरंत जियांग चैंग उसे पकड़ लेता है। विंग जियांग चैंग को हक कर लेता है और जियांग चैंग भी विंग को हक करता है पर जियांग चैंग को ये याद था कि उसके पीठ को चोट लगी है, मतलब विंग के बैक पर जो चोट थी उसका जियांग चैंग को एहसास था, इसीलिए जियांग चैंग विंग को
इतना टाइटली हग नहीं करता, पर उसके उल्टा विंग ने जियांग चैंग को बहुत टाइटली हग करके रखा था। जियांग चैंग ऐसे ही विंग को थोड़ी देर हग करने देता है और बाद में वो विंग से थोड़ा दूर होता है और एक स्माइल के साथ विंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं आने वाला था ना, क्या ज़रूरत थी वहाँ से आने की। तब विंग जियांग चैंग की तरफ एक अनोइंग लुक के साथ देखता है और कहता है, क्यों, तुम्हें मुझे यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई। तब जियांग चैंग एक स्माइल के साथ कहता है, मैं बहुत खुश हूँ मेरे भाई, तुझे बिल्कुल सही सलामत देखकर। चल कोई बात नहीं, मैं तुझे लेके चलता हूँ। अब विंग कहता है, पर मैं अपनी स्वॉर्ड नहीं यूज कर सकता। जियांग चैंग एक स्माइल के साथ कहता है विंग को, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और अपने भाई को अच्छी तरीके से संभाल सकता हूँ, डोंट वरी, तुझे गिराऊंगा नहीं। इतना बोलकर जियांग चैंग विंग को भी अपने ही स्वॉर्ड पे लेता है और वो वहाँ से फ्लाई करने लगता है। जियांग चैंग थोड़ी ही देर बाद यीलिंग में था और वहाँ वैन क्विंग भी उन दोनों का वेट कर रही थी। जियांग चैंग विंग को सेफली अपनी स्वॉर्ड से नीचे उतारता है और वो विंग को सपोर्ट देते हुए उसके रूम में लेके जाता है। वैन क्वीन भी विंग को सही सलामत देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। विंग अपने रूम में जाता है, बेड पर जियांग चैंग विंग को बिठा देता है और वो विंग से बातें करने लगता है। विंग जियांग चैंग की तरफ देखता है और कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है। जियांग चैंग के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वेंचिंग के भी। वेंचिंग तुरंत अपने सर्वेंट्स को कुछ खाने के लिए लाने को कहती है। वो सर्वेंट्स भी विंग के टेस्ट के अकॉर्डिंग पर थोड़ा सा कम स्पाइसी खाना ला के देते हैं, क्योंकि विंग को स्पाइसेस पसंद थी, इसीलिए विंग बिना स्पाइसी खाना तो बिल्कुल नहीं खाएगा। उन्होंने बस थोड़ी ही स्पाइसेस ऐड की थी, से खाना थोड़ा ठीक भी लगे और विंग को खाने में कंफर्टेबल भी हो और उसकी हेल्थ पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो। जियांग चैंग खुद विंग को अपने हाथों से खाना खिलाता है और बाद में वो विंग को बेड पर लेटा देता है। थोड़ी ही देर बाद विंग फिर से सो जाता है। जियांग चैंग के चेहरे पर आज बहुत बड़ी स्माइल थी और वेंचिंग के भी। वेंचिंग आज विंग को ठीक देखकर भी बहुत खुश थी और जियांग चैंग को भी, क्योंकि इतने दिन हो गए जियांग चैंग बहुत ज़्यादा अपसेट रह रहा था, उसे विंग की बहुत ज़्यादा फिक्र रहती थी। पर आज फाइनली विंग बिल्कुल ठीक था, उसका भाई उसके पास था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश भी था। जियांग चैंग भी विंग के पास ही लेट जाता है और थोड़ी देर बाद ही वो भी सो जाता है। अभी भी सुबह नहीं हुई थी, अभी भी सुबह होने में बहुत देर थी, इसीलिए वेंचिंग उन दोनों पर अच्छे से कंबल डाल देती है और वो उस रूम से बाहर निकल जाती है। जियांग चैंग ने विंग को आधे से ज़्यादा बेड पर अच्छी तरीके से कंफर्टेबली लेटाया था और वो खुद बेड के एक कॉर्नर पे था। वो बेड बहुत बड़ा था, पर फिर भी जियांग चैंग को इस बात का डर था कि वो विंग को कहीं हर्ट ना कर दे, इसीलिए वो खुद बेड के एक कॉर्नर में बहुत सहम के सोया हुआ था और वही विंग वो बहुत कंफर्टेबली सोया हुआ था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.